नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों फाइनली वो मोमेंट आ चुका है लगभग 1000 दिनों के बाद, या यूँ कहूँ कि 3 सालों के बाद, जब आरएएस की नई वैकेंसी अप्रैल 2018 के बाद आ चुकी है। मैंने दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में आपको जुलाई अगस्त का टाइम बताया था कि अगस्त का फर्स्ट वीक या जुलाई का लास्ट वीक। लेकिन जब से कोरोना का जो सेकेंड लेयर का सेकेंड वेव का जो लॉकडाउन खुला है, उसके बाद से आरपीएससी थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती है, थोड़ी सी जल्दी करती है अपने काम को। तो वही हुआ है दोस्तों, लास्ट वीक से पहले ही जो है आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुकी है आरएएस 2021 की। तो दोस्तों देखिए क्या क्या इसमें योग्यता है, क्या क्या शर्तें हैं, कितनी फ़ी वगैरह है, सारी डिटेल इसमें विस्तार पूर्वक हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है आरपीएससी के द्वारा। टोटल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1000 से ज़्यादा पद होंगे, बट 1000 से 12 पद कम हैं। 988 पदों पर ये भर्ती है। अब ये पद थोड़े से जो 15-20 पद कम हो गए, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में पिछले में मैंने अपडेट दिया था कि कार्मिक विभाग से चर्चा चल रही है, कुछ एक ऐसे जो विभाग हैं, कुछ एक ऐसे जो मंत्रालय हैं एक तरीके से, जहाँ पर जो है इन जो ये अपने आरएएस अधिकारी हैं, इनकी क्या वैकेंसीज हैं, क्या पोस्ट हैं, वो रिक्त हैं कि नहीं हैं, और अगले 3 4 या 6 महीनों में ये रिक्त होने वाली है अथवा नहीं, उनके बारे में बात चल रही थी। तो वो बात शायद अच्छे से बैठी नहीं, या वो 6 महीने में रिटायरमेंट की उतनी जो है पोस्ट नहीं होने वाली जो लोग हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस रीज़न से जो है आपके 15-20 पद कम हो गए। कोई बात नहीं, जिसको सिलेक्शन पाना है, जिसने मेहनत की है और पिछले काफ़ी समय से मेहनत की है, तो उसके लिए फिर इन 15-20 पोस्ट का कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है। तो दोस्तों आरएएस परीक्षा का सीधा सा मतलब होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा। तो इस आरएएस भर्ती में 76 पद हैं आरएएस के। और आरपीएस जो राजस्थान पुलिस सेवा, जैसे अपने इंडियन लेवल पर जो केंद्र सरकार का लेवल है वहाँ पर आईपीएस होता है दोस्तों, इंडियन पुलिस सर्विस, वैसे अपने राजस्थान में होता है राजस्थान पुलिस सर्विस आरपीएस। तो आरपीएस के 77 है, आरएएस के 76 पद है। अब बाकी जो बच गए 988 में से, वो सारे आपके अलग अलग विभागों के पद हैं। मोस्टली टॉप 3 में जो आते हैं वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और लेखा सेवा। इसके बाद फिर अलग अलग विभागों के जो हेड होते हैं वो भी आपको पता है कि आरएएस अधिकारी होते हैं। चाहे वो आप तहसीलदार ले लीजिए, चाहे वो सहकारी संघ के हेड ले लीजिए, चाहे आप जो है जो अपने दोस्तों मंदिर वगैरह के जो अलग अलग देवस्थान वगैरह विभाग होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो भी आरएएस अधिकारी ही होते हैं। अलग अलग विभाग होते हैं दोस्तों। तो ये सारी डिटेल आपके सामने है। फिर अधीनस्थ सेवा के पद जो हैं वो हैं। और उसके बाद अगर हम देखें सहकारिता विभाग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तहसीलदार भी इसी के अंतर्गत आते हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी के दोनों। ये सारी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके, या फिर इस नोटिफिकेशन का मैं ऑफिशियल जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके पीडीएफ स्वयं देख सकते हैं। अब वेतनमान क्या क्या रहता है, क्यों कोई भी अभ्यर्थी जो पहले 6 7 या 800 नंबर पे रहता है मेरिट में, लेकिन फिर वो टॉप 10 में, टॉप 50 में आने की कोशिश करता है, टॉप 100 में आने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे रीज़न है उनका वेतनमान, जो सबका अलग अलग पे लेवल होता है। जैसे क्रम संख्या जो दिए हुए हैं ना, उसके हिसाब से अलग अलग आपके वेतन होते हैं। तो इसीलिए जो है मोस्टली अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारा जो वेतनमान अच्छा हो, तो उसके लिए वो आरपीएस या जो जैसे आरएएस है उसमें जाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है आपको पता है कि हर एक जैसे मोस्टली एक्समैन एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। तो वैसे ही 5% जो है आपके अलग अलग जो राज्य की अपने सेवाएं हैं, चाहे वो टीचर्स हों या फिर और कोई सा भी विभाग हो, तो उनके लिए इसमें जो है प्राथमिकता होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अराजपत्रित कर्मचारियों तो आरक्षित पदों के संबंध में देखिए क्या है कि राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों और जिला परिषदों के जो कर्मचारी है वो इसमें पात्र होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी के नाते परीक्षा में बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्तें पूर्ण करनी होगी। देखिए कौन से हैं कि सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त होगा उसकी गणना करके दिन, माह और वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में उनको करनी होगी कि हमें इतना सर्विस का एक्सपीरियंस है। क्योंकि राजस्थान की सेवा है, तो राजस्थान सरकार के जो भी कर्मचारी हैं और विशेषकर राजपत्रित कर्मचारी, तो उनके लिए रिजर्वेशन है। अराजपत्रित अधिकारी और माफ़ कीजिएगा जो कर्मचारी, उनके लिए भी है, बट उनको उतना जो है फ़ायदा नहीं मिल पाता, लाभ नहीं मिल पाता जितना राजपत्रित कर्मचारियों को होता है। अब दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो फिर आपको पता है कि विशेष योग्यजन या निःशक्तजन और भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल है। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा, तो दूसरे वर्ग में इसमें अवसर दे नहीं होगा।
अब दोस्तों देखिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं कि राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। तो उसमें फिर कोई वाद प्रतिवाद नहीं कर दे कि ये पद कहाँ चले गए, तो बिल्कुल वो आरपीएससी के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब देखिए दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि 12/7/2021 यानी कि 12 जुलाई 2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ राजस्थान राज्य के बाहर के जो भूतपूर्व सैनिकों को भी देय है। तो इसमें जो राजस्थान राज्य के बाहर के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी इसमें ये लाभ दिया जाएगा, जो कि अमूमन भर्तियों में नहीं होता, बट इसमें ऐसा है। अब दोस्तों आगे बढ़ें तो देखिए योग्यता बहुत इजी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं तो बीएड और मास्टर्स चाहिए। सेकंड ग्रेड के लिए आपके यूजी और जो है बीएड चाहिए। थर्ड ग्रेड बनना चाहते हो तो आपके डीएलएड या फिर बीएड 12th और या फिर यूजी चाहिए होती है। बट आरएएस में ऐसा नहीं है, बहुत ईजी सी आपको एक खाली डिग्री चाहिए। अब डिग्री पता है यूजी की मिलती है 12+3 की। मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, जो कि आपकी यूजीसी के द्वारा प्रमाणित जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा जो भी डिग्री दी जाती है। कोई परसेंटेज की सीमा नहीं है। मेरे हिसाब से ये एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कोई परसेंटेज की लिमिट नहीं है कि चलो मिनिमम इतने होने चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। बाकी आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो 45%, 55। अगर कॉलेज लेक्चरर की बात करें तो पीजी की डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ। अगर बात करें बीएड अगर आप करना चाहते हो तो 45% के साथ आपकी यूजी बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर आप 33 या 36% भी पास हो बीए में या बीएससी में या फिर एनी कोई भी जो यूजी की जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होती है स्नातक की उसमें, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वो अपात्र होगा। तो दोस्तों इंटरव्यू वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे इसमें भी इंटरव्यू है, उसमें क्या होता है कि आपको मोस्टली जैसे अपने कॉलेज लेक्चरर उसमें भी इंटरव्यू है, तो उसमें आपको जो है इंटरव्यू के पहले दिन तक आपकी मिनिमम जो भी एलिजिबिलिटीज़ है वो पूरे करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन आरएएस में ऐसा नहीं है। इसमें आपका जो एक प्रीलिम्स होगी फिर मेंस एग्ज़ाम होगा। तो मेंस एग्ज़ाम से पहले, जैसे कल मेंस एग्ज़ाम है, तो आज तक आपकी जो बीए बीएससी बीकॉम की या यूँ कहूँ कि स्नातक की डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये आपकी शर्त है। अब देखिए जैसा अपना अनुमान था कि 1 जनवरी 2022 से ये सारी शर्तें रखी जाएंगी आयु सीमा वाली। तो 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए। 21 से ज़्यादा हो और 40 से कम हो। अब अराजपत्रित अधिकारी है, माफ़ कीजिएगा, जो कर्मचारी है उनकी जो है एज वो है 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 45 का नहीं हुआ हो। तो 25 उनके मिनिमम है और मैक्सिमम 45 ईयर्स है। यानी कि जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं उनको 5 वर्ष का इसमें एक तरीके से लाभ दिया जाता है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो उसमें काउंट किया जाता है कि चलो ये हमारी सरकार में काम कर चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा अतिरिक्त अवसर दिया जाए। अब जो आयु छूट है जिस पे काफ़ी विवाद भी हुए अपने विशेषकर ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो इस बार आरपीएससी ऐसी कोई गलती नहीं कर रही। जो भी नई वैकेंसीज, नई नोटिफिकेशन, नई विज्ञप्तियां जारी हो रही है उसमें ईडब्ल्यूएस को भी विशेषकर जो अपने पुरुष वर्ग हैं उनको लाभ दिया जा रहा। देखिए कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, इन सब के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, बिल्कुल कर्मचारियों की तरह। तो 40 की जगह 45 वर्ष तक के होकर भी वो फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो 5 वर्ष की छूट है ईडब्ल्यूएस पुरुषों को। अब जो महिलाएं हैं अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि आपके ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष तक की छूट है, यानी कि वो 50 साल की एज तक में फॉर्म भर सकती हैं। तो ये हो गई। अब सामान्य वर्ग की जो महिला है, जनरल कैटेगरी जिसको अनरिजर्व्ड बोलते हैं, उनको भी 5 साल की छूट है। यानी कि कोई और राज्य की भी महिला है या इस राज्य की है और उसके जो है ससुराल कहीं और है या फिर दूसरे राज्य की है, ससुराल राजस्थान में, तो वो राजस्थान की मूल निवासी ऐसे तो हो जाती है, बट इन सरकारी भर्तियों में ऐसा नहीं होता। तो वो ससुराल उसका यहीं है, पूरा घर वगैरह सब यहीं हो गया, लेकिन फिर भी उसको जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में गिना जाता है, चाहे वो अपने
राज्य में, चाहे किसी रिजर्व कैटेगरी में ही क्यों नहीं थी, तो उसको भी 5 साल की छूट है। तो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है। अब विधवा और विच्छिन्न विवाह यानी कि परित्यक्ता है, जिसको उसके पति ने त्याग कर दिया है, उसकी कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है, वो कितने भी बिल्कुल अपने जो है एज तक फॉर्म भर सकती है। अब उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोष सिद्धि के पूर्व अधिक आयु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। तो कैदियों के लिए भी अलग सारे रूल हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए वगैरह होते हैं। आप देखिए, और भी देखिए कि राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में जो सब्सटेंसिव तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी, क्योंकि उनको सरकारी कर्मचारी की तरह माना जाएगा। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कारोबार में जो अपने सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी 45 ईयर्स तक आवेदन का अवसर होगा। और राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनमें लगे हुए व्यक्तियों की जो आयु सीमा वो 40 ईयर्स होगी, तो उनको 5 साल का यहाँ पे लाभ नहीं है। और बाकी आप सारी शर्तें देख सकते हैं। सीधा हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ेंगे दोस्तों इससे आगे। अब सबसे पहले चयन प्रक्रिया जो है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। तो आपको पता ही है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, और उसके बाद आपके जो है इंटरव्यू होता है। अब परीक्षा का स्थान और महीना की अगर हम बात करें तो वो आपको अभी तय नहीं है, यानी कि आपके एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं है, वो बाद में होगी। और एग्ज़ाम कहाँ पर होगा वो भी एडमिट कार्ड में आपको पता चलेगा एग्ज़ाम से 7 दिवस पहले। और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी प्रक्रिया सही लगेगी उसको बिल्कुल यूज़ करेगी आरपीएससी। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और जो मुख्य परीक्षा वो वर्णनात्मक यानी कि पूरा आपको लिखना पड़ेगा। और जो प्रीलिम्स होती है वो आपको पता है, अब सदर 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको बोलते हैं। अब आवेदन की अवधि यानी कि आपके फॉर्म जो शुरू हो रहे हैं वो 28 जुलाई से लगाकर 27 अगस्त तक का समय है, यानी कि 1 महीना आपको दिया गया है, 28 जुलाई से 27 अगस्त। तो इन बिटवीन आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। और बाकी फॉर्म वगैरह आपको ध्यान से भरना ही है, आपके नाम वगैरह, माता पिता की नाम, सारी डिग्रियों की जानकारियां वगैरह सब देख के अच्छे से आप भरिएगा। और आवेदन में संशोधन का अवसर के बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं हर विज्ञप्ति के दौरान कहता भी हूं कि आपको 2 अवसर दिए जाते हैं, एक तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद, और एक आपके फॉर्म भरने के अगले जो 10 दिन है उसमें आपको जो है आवेदन में संशोधन का अवसर दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने अवसर लेना ही क्यों है, सबसे पहले अपना फॉर्म जो है वो अच्छे से देख के भरना है। अब फ़ी वगैरह कितनी है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कि अपने जो सामान्य वर्ग के यानी कि जो जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, और इसके साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के यानी कि ओबीसी और एमबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 350 रुपये फ़ी लगेगी। फिर आपके क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के अंतर्गत जो आते हैं, क्रीमी लेयर के नीचे वाले, तो उनको जो है, और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी, आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस, तो इनको लगेंगे 250 रुपये। और फिर आपके हो गए निःशक्तजन एससी एसटी वाले, और जिनकी 2.5 लाख से आय कम है उनके हैं 150 रुपये। और टीएसपी क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो उन सभी को भी लगेंगे 150 रुपये। तो ये है फ़ी का विवरण। अब देख लीजिए स्कीम, आपको पता है प्री प्लस मेंस प्लस आपके इंटरव्यू, 3 चीज़ें होती हैं। अब प्रीलिम्स जो हैं वो आपके 200 मार्क्स की होगी और 3 घंटों का पेपर होगा, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के उसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए, इसमें आपको जो है लेवल कौन सा रहेगा, जैसे अलग अलग एग्ज़ाम्स में लेवल होता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपके पीजी और यूजी लेवल के होते हैं क्वेश्चंस, ठीक वैसे आरएएस एग्ज़ाम जो होता है इसमें आपके जो लेवल रहता है वो बैचलर्स की डिग्री यानी कि स्नातक के लेवल के इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। अब फिर होता है दोस्तों आपके मेंस एग्जाम। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी 15 टाइम्स द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो टोटल वैकेंसी जितनी जो हैं उनके 15 गुना लोगों को पास किया जाता है प्रीलिम्स टू मेंस में, यानी कि मेंस में 15 गुना, जैसे अभी लगभग 1000 है तो 15,000 लोगों को मेंस में मौका दिया जाएगा, मेंस एग्ज़ाम में बैठने का अवसर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो भी आपके मार्क्स होते हैं। अब जो मेंस जो होता है वो टोटल 800 नंबर का होता है, जिसमें चार पेपर होते हैं। 200 अंकों के 4 पेपर है। 200 अंकों का पहला जो पेपर है वो जनरल स्टडीज फर्स्ट का है, ऐसे करके 3 पेपर हैं। फिर आपका जो चौथा पेपर है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का है।
तो उसमें भी जो है 200 मार्क्स होते हैं। तो ऐसे करके 800 ये हो गए और 200 हो गए, तो 1000 अंकों का आपकी पूरा जो है एक तरीके से मापदंड बनता है इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। और फिर होता है आपके इंटरव्यू, जिसको पर्सनैलिटी एंड वीवा वो एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इंटरव्यू को अलग जो है एक नाम आप समझ लीजिए। द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन शाल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 10% मार्क्स इन ईच पेपर, यानी कि 200 नंबरों का एक पेपर है तो उसके 10% यानी कि 200 में से 20 नंबर लाने जरूरी है। एंड 15% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल पेपर्स। तो टोटल मार्क्स जितने, जैसे 800 है तो 800 का 50% आप 15% आप लगा लीजिए, तो 80 ये हो गए, 40, 120 नंबर आपको लाने जरूरी है। और पर्सनैलिटी एंड विवा वो एग्जामिनेशन विच कैरीज 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का आपका होगा इंटरव्यू। तो 1100 नंबर हो गए टोटल। तो टोटल फाइनल मेरिट जो बनेगी वो 200 अंक प्रीलिम्स के, 800 मेंस के, 1000 और 100 मार्क्स आपके होंगे किसके, जो है इंटरव्यू के। तो आपको पता है कि कुछ समय पहले माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश सुनाया था कि 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्या आपके जो इंटरव्यू है वो टोटल भर्ती के जितने अंक है उसके 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये तो खैर अपने 10% है। तो 100 अंकों का आपके जो है इंटरव्यू होने वाला है। और प्रोवाइडेड दैट रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन ईच सब्जेक्ट सच मिनिमम मार्क्स ऑल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि SC ST को इसमें 5% की छूट रहेगी। जो आपके टोटल मार्क्स आपको जो 15% मिनिमम स्कोर करने हैं ना सभी पेपर्स के, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 200 में से कम 20 नंबर तो आप लाएं, और टोटल आपका जो स्कोर होगा वो आपके 120 होने वाला है। तो 10% यानी कि 80 और 40 हो, तो 120 आपको मिनिमम बनाने हैं। हालांकि इससे होता कुछ नहीं है क्योंकि मेरिट इससे काफ़ी ऊपर रहती है, तो लेकिन ये मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स इसमें ज़रूरी होते हैं। बाकी आप हिंदी और अंग्रेजी में ही लिख सकते हैं, तीसरी कोई भाषा में लिखेंगे तो फिर वहाँ पढ़ा नहीं जाएगा। साफ़ सुथरे शब्दों में लिखें ताकि वहाँ फिर समझ सकें, अगर नहीं समझ पाए वो तो फिर नंबर आपके कटने वाले हैं। तो ये जो तैयारी करते हैं उनको तो ये खैर नॉर्मल चीज़ें हैं, सारी पता ही होती हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है इस भर्ती से संबंधित, इस नोटिफिकेशन से संबंधित, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं कल से वापस सारे 100% कमेंट रिप्लाई वाली बातों पे फिर से आने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कुछ पारिवारिक समस्याएं हो गई थी तो उनसे मैं लड़ने में लग गया था, इसीलिए मैं आप सभी के कमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। बट कल से, आज ही वीडियो आपके सामने रहेगा और सारे आप कमेंट कीजिएगा, कल से मैं बिल्कुल रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूंगा। और बाकी सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं जो इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको जो है एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके अग्रिम जो उनका भविष्य है, फ्यूचर है, और वो बिल्कुल ब्राइट हो, उज्जवल हो, उसकी हम कामना करते हैं। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट जारी होगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।